शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम मैप के साथ में। आज मैप में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पठार को। ठीक है, 21वें नंबर से दर्शाया गया है ऑस्ट्रेलिया के पठार को। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये जो डार्क कलर आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये ऑस्ट्रेलिया के पठार को बताता है। इसकी मेन लोकेशन पड़ती है पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर इसकी लोकेशन, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो पश्चिम में इसकी लोकेशन है। दूसरी बात, हाइट यदि देखा जाए आप, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है 180 से लेकर के 600 मीटर है। 180 से लेकर के 600 मीटर है। ठीक है, और इस पठार का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है वो मरुस्थलीय है। इसके आप इस पठार के साउथ वाले हिस्से में यदि जाओगे तो वो जो हिस्सा है वो पठारी एरिया है, या फिर जिसको हम कहते हैं मरुस्थलीय एरिया है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के मैप की लोकेशन क्लियर हो जाती है। ये कलर जो आप देख रहे हैं ये बताता है वेस्टर्न प्लेटू को। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट। वेस्टर्न प्लेटू के आप जाइए नॉर्थ की तरफ में, ग्रेट सैंडी डिज़र्ट है। ठीक है, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ जाओगे तो ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आयरे रॉक्स भी हैं, गिब्सन डिज़र्ट है, मैकडोनेल पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों की रेंज हमको देखने को मिलेगी। तो ये तो थी इसकी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट एरिया जो कि इसको कवर करते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। तो पीआईबी की जो पहली न्यूज़ आई है वो है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्टकट में NTRI कहा जाता है। इसकी शुरुआत की गई जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत में, उसी का एक ये हिस्सा है। इसका उद्घाटन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसकी कुछ कुछ खास बातें बताई जाती हैं कि ये जो है नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशन होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजाति चिंताओं, मुद्दों और मामलों का मुख्य केंद्र बनेगा। इसका मतलब वो ये हो गया कि जो NTRI है एक प्रकार का प्रीमियर नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, और ये बनेगा नर्व सेंटर। ठीक है, पूरा जो हमारा तंत्र होता है उसका नर्व सिस्टम ये बनने वाला है। किसके लिए? ट्राइबल से रिलेटेड जो कंसर्न है, इश्यू है, मैटर इन एकेडमिक। ठीक है, आदिवासी लोगों की जो शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम है या इशू है उसके लिए। ठीक है, उनके कार्यकारी मुद्दे, इसके अलावा यदि उनसे रिलेटेड कोई लेजिस्लेटिव हमको बनाना है उसके लिए ये NTRI बनाया गया है। इसके अलावा ये कोलेब्रेशन करेगा एंड नेटवर्क करेगा विद रेपुटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ में ये कोलेबरेट करके और नेटवर्क बना के काम करेगा, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके साथ साथ में एकेडमिक बॉडीज़ एंड रिसोर्स सेंटर, तो इनके सहयोग से और नेटवर्क के साथ में ये काम करने वाला है। दूसरी बात यह है, इसको मॉनिटरिंग का भी काम दिया गया है। जैसे कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोई प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग ये करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मॉनिटरिंग, रिसर्च स्कॉलर ऑफ NFS एंड सेटअप नोज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए कुछ नॉर्म्स, नियम कानून ये निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा इसकी कुछ कुछ एक्टिविटी भी हैं, जैसे कि पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड करना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, इसके साथ साथ में स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट को। इसके अलावा डिज़ाइन करना स्टडीज़ और प्रोग्राम को जो कि इम्प्रूव कर सके या फिर सपोर्ट दे सके सोशियो इकोनॉमिक हिसाब से
ट्राइबल लाइफ स्टाइल को। इसके अलावा क्रिएट करना, मेंटेनेंस करना डाटाबेस PMAAGY का। इसके अलावा गाइडलाइन प्रोवाइड करना ताकि सेट किया जा सके, और जो ट्राइबल म्यूज़ियम हैं उनको कैसे करके हमें चलाना है। एक काम और बताया गया है, एक ही छत के नीचे भारत की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए दिशा निर्देश भी ये जारी करता है, ठीक है, NTRI। द हिंदू की पहली खबर आई है, ठीक है, नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान को लेकर के प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ इन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। उसी को लेकर के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने भारत से माफ़ी मांगने के लिए, इसके अलावा कई जगह तो उनके अरेस्ट को लेकर के भी इस प्रकार पोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे कि नुपुर शर्मा को आप अरेस्ट करिए। इन्होंने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर के जो, ठीक है, OIC कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये और भी अभी जो है ऐड हो गए हैं जो कि इसकी आलोचना कर रहे हैं नुपुर शर्मा के विवादित बयान की। OIC की यदि हम बात करें, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। पहला जो OIC का चार्टर था वो एडॉप्ट किया गया था 1972 में। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 57। जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस समय में 30 मेंबर कंट्रीज़ थे। इसकी कुछ कुछ की बॉडीज़ हैं, जैसे कि पहला है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, दूसरा है जनरल सेक्रेटरीट, इसके अलावा इस्लामिक समिट है, और है अल क्वाड समिट, ठीक है। कौन कौन सी है? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरीट, इस्लामिक समिट और अल क्वाड कमेटी। अगली न्यूज़ जो आई है वो सिख लीडर जो लोग हैं उन्होंने कहा है, आर्म की ट्रेनिंग को लेकर के कुछ बातें कही हैं। अकाल तख्त हेड का कहना है, इफोर्ट्स नीडेड टू स्ट्रेंथन रिलीजन एज इट फेसेस चैलेंजेस। हमारा जो धर्म है कई प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रहा है, इसलिए इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है अकाल तख्त, ठीक है। तो गुरु हरगोविंद पहले गुरु थे जिन्होंने 2 तलवारों को धारण करा था। पहली पीरी जो आध्यात्मिकता का प्रतीक थी और दूसरी थी मीरी, ठीक है। कौन कौन सी थी? एक थी पीरी और दूसरी थी मीरी। पीरी का मतलब आध्यात्म का प्रतीक और दूसरी थी सांसारिकता का प्रतीक। इस प्रकार ये भक्ति और शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने अपने लौकिक प्राधिकार को प्रदर्शित करने के लिए इसके अलावा रोज़मर्रा के कामकाज और प्रतिरक्षा के हिसाब से अकाल तख्त और लोहारगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। वहीं यदि हम सिख धर्म की बात करें तो इसका इतिहास है गुरु नानक के साथ में, ठीक है, 1469 से 1539। सिख धर्म का इतिहास गुरु नानक के जीवन, समय और शिक्षाओं से प्रारंभ होता है। जो भी स्थापित मान्यताएं थी उनसे हट कर के एक फ्री एंगल रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म को संगठित संघर्ष प्रदान किया था, ठीक है। उन्होंने न केवल पंजाब के लोगों के तत्कालीन जीवन पद्धति की आलोचना करी, बल्कि अपने अनुगामियों को सामाजिक धार्मिक संगठन का एक वैकल्पिक मार्ग भी दिया था, ठीक। तो एक धर्मशाला में वे इकट्ठे हुए, सामूहिक आराधना और एक साथ भोजन करने की परंपरा के माध्यम से अपने जो अनुयायी थे, ठीक है, उनके सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित रूप प्रदान करते रहे। उनका कहना था कि हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक साथ में भोजन करते हैं, ताकि जो हमारे अनुयायी हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा व्यवस्थित हो सके। गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं में
परम लक्ष्य मोक्ष की व्यवस्था करी है। उनका कहना था कि देखो, पंडित मौलवी ये लोग कहते हैं मूर्ति की पूजा करो, पुस्तक पढ़ते रहो, या पुस्तकों में जो बातें लगा लिखी हैं, ना तो आप मूर्ति की पूजा करके ना तो पुस्तक की पूजा करके आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और ना ही इसे अपनी सांसारिक संपत्ति या फिर घर बार का त्याग करके आप प्राप्त कर सकते हो। इसको आप गुरु द्वारा सिखाए गए सही विश्वास, सही आराधना, सही आचरण के बल पर ही प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने आराधना की नई पद्धति और सामुदायिक रसोई का विकास किया था, जिसको हम आज के टाइम में लंगर की व्यवस्था कहते हैं। देखिए, जो लोग दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनको सिंह कहा जाता है, और वहीं इसी प्रकार से दीक्षा प्राप्त महिलाओं को हम कौर कहते हैं। एक समान बाहरी कपड़ों के द्वारा सिख अनुयायियों ने समरूपता के नए स्तर को बताया था, ठीक है, कि हम एक से कपड़े पहन रहे हैं और ये बता रहा है हमारे समरूपता को। खालसा सिखों को अपने बाल काटने की अनुमति नहीं होती है, और वे अपने पास, ठीक है, अपने पास स्वरूप के रूप में 5 का, जिसको कच्छा, केस, कंघा, कृपाण और कड़ा को धारण करते थे। अब शारीरिक स्तर पर इस प्रकार के भेद ने आंदोलन को एक रूपता प्रदान करी थी और उन्हें अपने सहधर्म पालकों के साथ से अलग रूप प्रदान कर दिया था। अब सिख धर्म में कई सारे फेमस लोग हुए थे, जैसे कि गुरु अर्जुन देव हो गए, इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु माने जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु के पश्चात व्यक्तिगत गुरु परंपरा खत्म हो गई थी और फिर गुरु के अधिकार गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ को ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब ऐसा इसलिए हुआ था कि मुगलों और पहाड़ी सरदारों के विरुद्ध संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की डेथ हो गई थी। अपनी मौत के ठीक पहले उन्होंने सिखों के हित में निर्णय लेने के अधिकार को गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ जिसको कहा जाता है, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि सिख संतों की वाणी होने के कारण उनका नैतिक समर्थन भी प्राप्त कर चुका था, ठीक है। इसे अंततः 1678 में संकलित किया गया था। अकाल तख्त की हाईएस्ट पोस्ट पर बैठे हैं जियानी हरप्रीत सिंह, ठीक है। ये चीफ प्राइस्ट माने जाते हैं अकाल तख्त के, जो कि हाईएस्ट सिख टेम्पोरल सीट मानी जाती है। प्राइस्ट मतलब होता है पुजारी। मंडे के दिन इन्होंने कहा है कि सिख जो है कई सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं एंड इफोर्ट्स वर नीडेड टू स्ट्रेंथन द रिलीजन, और आज के टाइम में ज़रूरत है अपने धर्म को मजबूत करने की। उन्होंने सिख लोगों और सिख के जो ऑर्गेनाइजेशन से उनसे अनुरोध किया टू इनकरेज ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, इसके अलावा मॉडर्न वीपन स्पेशली फॉर यूथ, ठीक है। हमें लोगों को ट्रेडिशनली मार्शल आर्ट सिखाने की ज़रूरत है और मॉडर्न जो वीपन हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल से, ठीक है। स्टेट के जितने भी विश्वविद्यालय हैं अब उनके चांसलर बन जाएंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर, मतलब कि ममता बनर्जी। इसके लिए वहाँ की सरकार 6 विधेयक लाने वाली है। मानसून सेशन, आने वाला जो मानसून सेशन है वेस्ट बंगाल असेंबली का, ठीक है, ये इसकी शुरुआत होगी 10 जून से, और यहाँ पर 6 लेजिस्लेशन विल बी टेबल्ड इन द हाउस टू मेक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी चांसलर ऑफ ऑल स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़। तो पश्चिम बंगाल का विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 10 जून से चालू होने वाला है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, जिस कुल अधिपति बोलते हैं हम, ठीक है, चांसलर, ये कानून उसको बना देंगे। रीजन ये दिया जाता है कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं ना, पहले इसके चांसलर हुआ करते थे। अब उस कानून को ममता बनर्जी चेंज करना चाहती हैं, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव होने लगा है, और उनका कहना है कि हमारे जो शिक्षा से संबंधित नियम कानून है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसमें उनका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि देखिए,
सबसे शुरू में जो कुलाधिपति की पोस्ट रहती थी, चांसलर की पोस्ट, वो नॉर्मली राज्यपाल के पास रहती थी, राज्यपाल ही उसका चांसलर होता था। टीएमसी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के मामले में राज्यपाल पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ज़बरदस्ती ही राज्यपाल इंटरफेरेंस करते रहते हैं हमारे कामकाज में, विश्वविद्यालयों के मामलों से रिलेटेड। 26 मई के बाद राज्य सरकार ने बाद की कैबिनेट बैठकों में निर्णय लिया कि सभी निजी विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में कौन काम करेगा? अब चीफ मिनिस्टर। एक्सप्लेनर वाले पेज में हम समझने की कोशिश करेंगे सरोगेसी एक्ट को। ठीक है, नॉर्मली ऐसा बोला जा रहा है यदि किसी कपल की शादी हो गई है तो केवल वे लोग ही मेडिकल अनफिटनेस पर ही सरोगेसी अपना सकते हैं। ठीक है, सरोगेसी केवल वही अपनाएंगे जिनकी शादी हो चुकी है और उनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम है। इसमें ये बात भी प्रिस्क्राइब्स की गई है एज क्राइटेरिया को लेकर के। ठीक है, इट आल्सो प्रिस्क्राइब्स एन एज क्राइटेरिया फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। एज का भी उल्लेख इसमें किया गया है दोनों के लिए। चूँकि ये जो लॉ अलाउ करता है सिंगल वुमेन को, मतलब जिसका पति मर गया है, कि वो सरोगेसी रिसोर्ट कर सकती है। सी हैज़ टू आइदर बी ए विडो और डाइवोर्स। उसके लिए या तो वो विधवा है या तो फिर उसने तलाक ले ली है। लेकिन जो सिंगल मैन है जिसकी पत्नी मर गई है वो सरोगेसी को नहीं अपना सकते। दूसरी बात, आपकी फैमिली के कोई क्लोज में है, ठीक है, रिलेशन में है, केवल वही सरोगेट मदर बन सकती है। शी शुड हैव बीन मैरिड। दूसरी बात, उसकी शादी हो जाना चाहिए। ठीक है, जिस औरत की कोख में बच्चा पलेगा उस औरत का शादी होना ज़रूरी है। वो औरत हमारी रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, और उसका खुद का एक बच्चा भी होना चाहिए। शी कैन ओनली बी ए सरोगेट मदर वंस। और वो केवल एक बार ही सरोगेसी को अपना सकती है। सरोगेसी को लेकर के पहले कई सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी, जैसे कि नंबर 1, आपने किसी को सरोगेट मदर बना दिया है, आप उससे बच्चा नहीं ले रहे। दूसरी बात यह है, जो सरोगेट मदर बनेगी यदि उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सरोगेसी एक प्रकार से बिजनेस होते जा रहा था। ठीक है, पैसा कमाने का एक जरिया बन जा रहा था, इसलिए भी इसको ख़त्म किया जा रहा। चौथी बात ये है, सरोगेसी से हो सकता है कि कई सारी और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। एज का प्रावधान जो किया गया है उसमें बताया जाता है, ठीक है, महिला की उम्र 23 से 50 साल होना चाहिए, मतलब पत्नी की एज, और पति की एज होना चाहिए 26 से लेकर के 55 साल। एडिशनल में ये कहा जाता है, ये जो पति और पत्नी हैं शुड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ देयर आउन। उनका पहले कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, वे लोग ही सरोगेसी को अपना सकते हैं, मतलब कि दंपत्ति की अपनी कोई संतान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो कानून है वो सिंगल महिलाओं को इजाज़त दे देता है, लेकिन उसको 35 से लेकर के 45 वर्ष की आयु के बीच में ही विधवा या तलाकशुदा होना चाहिए। हालांकि सिंगल जो पुरुष है उसको पात्र नहीं माना गया है इस कानून के अंतर्गत। तो आखिर सरोगेसी एक्ट है क्या? द सरोगेसी रेगुलेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन नवंबर 2016। फिर इसको पास किया गया था विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट 2021 में। ये कानून कहता है कि हमें सरोगेसी को रेगुलेट करना है। सरोगेसी के अंतर्गत क्या होता है, पति और पत्नी यदि किसी कारणवश उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है तो वो किसी तीसरी महिला का सहारा ले सकते हैं और उनका जो बच्चा है अब उनकी कोख में पलता है और ठीक है जन्म देती है वो तीसरी महिला। सरोगेसी में ऐसा होता है कि कोई जो महिला रहती है वो
बच्चे को जन्म देती है किसी कपल के लिए एंड एग्रीज टू हैंड ओवर द चाइल्ड टू देम आफ्टर बर्थ, और जैसा ही जन्म होगा वो बच्चा उनको सौंप देगी। इट अलाउस एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, ठीक है। और ये जो कानून है सरोगेसी को परोपकारी सरोगेसी बनाना चाहता है, ऐसा नहीं कि कमाई का जरिया होना चाहिए। wherein only the medical expense and insurance coverage is provided by the couple to surrogate mother during pregnancy. No other monetary consideration will be permitted. इसके अलावा किसी प्रकार का रुपए पैसे आपको देना नहीं है। देखिए, इंडिया इमर्ज होके आया है हब फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। यदि किसी को बांझपन की समस्या है उसके लिए भारत एक बहुत अच्छी जगह है। पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, ठीक है। भारत में महिलाएं आसानी से सरोगेसी के लिए तैयार भी हो जाती थी, ठीक है। ये पैसे कमाने का उनका एक ज़रिया बन गया था। कई सारे ऐसे खर्चे हैं जैसे कि शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, बच्चों को एजुकेशन देना है, इसके अलावा यदि हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई सुविधा है उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आसानी से तैयार हो जाती थी। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें कहा गया है महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज करवाई हैं कि जितना पैसा बोला गया था उतना पैसा तक उनको नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल जापान और ऑस्ट्रेलिया के स्त्री पुरुषों को लेकर दिए गए हैं यहाँ पर कि 2008 का एक एग्जाम्पल है। जापानी जोड़े ने गुजरात में एक सरोगेट माँ के साथ में अनुबंध किया था, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही वो दोनों अलग हो गए और फिर बाद में वो कहने लगे हम बच्चे को नहीं लेंगे। एक और एग्जाम्पल आता 2012 में जब ऑस्ट्रेलियाई कपल्स ने एक सरोगेट माँ को चुना, ठीक है, और जब उसके जुड़वा बच्चे हुए तो उसमें से केवल उनने एक को ही लिया और दूसरे को लेने से मना कर दिया। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल सामने आए थे इनसे निपटने के लिए ही ये कानून लाया गया है। इसलिए इसमें प्रावधान किया गया है कि जो सरोगेट माँ रहेगी वो हमेशा आपकी फैमिली मेम्बर से ही रहेगी, उसका एक बच्चा होना चाहिए। इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके बाद बताया जाता है कि ऐसे कौन से कपल हैं जो इसके लिए पात्र हैं। तो इसमें बताया जाता है ऐसे कपल जिनके पास इनफर्टिलिटी प्रूव कर चुके सर्टिफिकेट है, मतलब कि बांझपन का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो भी कपल चाह रहे हैं कानून उनको बोलता है कि उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ इसेंटलिटी होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए जो कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। और सर्टिफिकेट भी किनको मिलेगा, ठीक है, इसमें 3 शर्तें दी गई। पहली बात, इस सर्टिफिकेट ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ वन और बोथ फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में से किसी एक के पास मेडिकल बोर्ड का इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, एक एन ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज ऑफ एंड कस्टडी ऑफ द सरोगेट चाइल्ड। पेरेंटेज मतलब होता है पितृत्व, ठीक है। कस्टडी ऑफ द सरोगेट चाइल्ड पास बाय ए मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। तीसरी बात, इंश्योरेंस कवर फॉर द सरोगेट मदर। यदि माता सरोगेट मदर को कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। पात्रता की शर्तें बताई गई हैं कि 23 से लेकर के 50 साल पत्नी की उम्र होना चाहिए और जो पति है उसकी एज होना चाहिए 26 से लेकर के 55 साल, कपल्स बोलेंगे हम। इसके अलावा उनका कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, सर्वाइविंग चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल, एडॉप्टेड और सरोगेट, किसी भी प्रकार का बच्चा नहीं होना चाहिए, तभी वो सरोगेसी उनको मिलेगी। However, this could not include a child who is mentally or physically challenged or suffer from life-threatening disorder or fatal illness। ठीक है, एक बात जो यहाँ पर बताई गई है इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐसा बच्चा जो मेंटली या फिर फिजिकली चैलेंज है या फिर सफ़र करता है, लाइफ को खतरा देने वाले कुछ डिसऑर्डर हैं या फिर
फेटल इलनेस से। मतलब कि इस प्रकार से यदि आपका कोई बच्चा है तो उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। दूसरी बात, सरोगेट मदर कौन बन सकती है? ओनली ए क्लोज रिलेटिव ऑफ कपल कैन बी सरोगेट मदर। ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर से ही कोई सरोगेट मदर बनेगी। वन हु इज़ एबल टू प्रोवाइड ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। शी शुड हैव बीन मैरिड विथ ए चाइल्ड ऑफ हर आउन। ठीक है, उसके पास खुद का एक बच्चा होना चाहिए। एंड मस्ट बी बिटवीन 25 से 35 ईयर्स, बट कैन बी ए सरोगेट मदर ओनली वंस। लेकिन वो केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। मतलब पहले जो सरोगेट मदर बन के जो कमाई होती थी, सरकार ने उसको बंद कर दिया है। इस कानून के साथ में समस्या क्या है, तो बताया जा रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन बनाए गए हैं, नियम कानून इसके काफ़ी कठोर कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये अलाउ नहीं करता है एक सिंगल वुमेन को, ठीक है, और मैन को या फिर गे कपल्स टू गो इन फॉर सरोगेसी के लिए इन लोगों को अलाउ ये कानून नहीं करता। जब जेपी नड्डा ने इंट्रोड्यूस किया था इस बिल को, तो इन लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो लोग इसका विरोध भी किए थे। दूसरी बात, प्राइमरली दोज इन्वॉल्व इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऐसे लोग जो कि इन्वॉल्व हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, पॉइंटेड आउट हाउ डिस्पाइट ए सिमिलर स्ट्रिंजेंट लॉ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट।